तो नगरीकरण एक तरीके का प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें गांव जो होते हैं, गांव पहले बनते हैं कस्बे, फिर कस्बे से वो बनते हैं नगर, और फिर नगरों से वो बन जाते हैं महानगर। मतलब एक प्रगति या विकास के एक मतलब एक क्रम में पहले गांव थे, फिर गांवों से कस्बे हुए, फिर कस्बों से नगर बने और फिर महानगरों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है। उद्योगों की स्थापना होने लगती है कृषि के स्थान पर, और जैसे जैसे उद्योग धंधे बढ़ते हैं या औद्योगिक जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों की जीवन शैली भी चेंज होती जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसी हमारा प्रोडक्शन सिस्टम होगा वैसा ही हमारी लाइफ स्टाइल भी होती जाएगी। तो ये चीज़ तो आपने जब मार्क्स का थ्योरी पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाता है। जैसे मार्क्स ने कहा था कि जैसे उत्पादन के साधन होंगे, हमारी जो सोच है, जो हमारे बाकी जो सामाजिक व्यवस्था है, वो सब भी वैसे ही होता चला जाता है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर ही है। तो सेम थिंग वही है कि जैसे जैसे उद्योग धंधों की स्थापना होती है, वैसे वैसे लोगों की जीवन शैली में भी चेंजेस आते हैं, और ये पूरी एक प्रोसेस के थ्रू होता है जो कि कहलाता है नगरीकरण। अगर हम परिभाषा की बात करें तो किंग्सले डेविस ने कहा था कि नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का वो चक्र जिससे कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। मतलब एक सर्कल में, एक चक्र में कोई सोसाइटी है जो कि पहले कृषक समाज थी और बाद में वो कृषि छोड़ करके वहाँ के लोग उद्योग धंधों को अपनाने लगते हैं, और वो समाज कृषक समाज से औद्योगिक समाज में बदलता जाता है। एंडरसन ने इसको कहा था कि नगरीकरण का अर्थ लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी निवास के क्षेत्रों की ओर गति करना है। मतलब जब वो गांवों से शहरों की तरफ पलायन करने लगे। इसका एक अर्थ ये भी है कि लोग कृषि कार्य के स्थान पर अकृषि कार्यों को अपनाने लगे। मतलब खेती करना पहले जहाँ मुख्य व्यवसाय होता था, वहाँ पर लोगों ने खेती के बजाय फिर कुछ और उद्योग धंधे भी अपना लिए। खेती के साथ साथ अकृषि कार्यों को भी लोग करने लगे। लोग बिना किसी नगर में गमन किए अपने विचारों और व्यवहारों में नगरीय हो जाए। तो 3 अर्थ इन्होंने बताए हैं नगरीकरण के, एंडरसन ने। पहला अर्थ तो इनकी परिभाषा से निकलता है कि लोग गाँवों से पलायन करें, ठीक। तो ये उत्प्रवास आप्रवास की प्रक्रिया है। दूसरा है कि वो कृषि के स्थान पर उद्योग धंधों की तरफ बढ़ें। तो एक तो दूसरा अर्थ ये निकलता है। तीसरा अर्थ है कि ना तो वो गांव से पलायन कर रहे हैं और ना ही कुछ और, बस अपने विचारों को और व्यवहारों को नगरों के अनुरूप बनाने लगे। जैसे हम गांव में रह रहे हैं लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि शहरों में ऐसा होता है, इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है। तो ये 3 अर्थ इन्होंने बताए थे नगरीकरण के। एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यापक परिभाषा है नगरीकरण की। फेयरचाइल्ड ने कहा था कि नगरीकरण का अर्थ नगरीय बनने की प्रक्रिया से है, अर्थात व्यक्तियों का नगरीय क्षेत्रों की तरफ जाना और नगरीय प्रक्रियाओं, जैसे कि वहाँ की जो जनसांख्यिकीय प्रक्रियाएं हैं, वहाँ के जो क्षेत्रों में वृद्धि है, इन सबको भी अपनाना और इन सब में भी वृद्धि होना। तो ये सारा कुछ प्रोसेस कहलाता है नगरीकरण। ब्रीज ने कहा कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण लोग नगरीय कहलाते हैं। मतलब लोग खुद को बोलने लगते हैं कि हम शहर वाले हैं। जो ये एक जो चीज़ है, ये नगरीकरण है। नगरों में रहने लगते हैं, कृषि के स्थान पर दूसरे व्यवसायों को करते हैं, और जो नगर में उपलब्ध हैं ऐसे व्यवसाय करते हैं जो कि नगर में उपलब्ध हैं, और अपने व्यवहार प्रतिमान में अपेक्षाकृत परिवर्तन का समावेश करते हैं। मतलब उनकी जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी हद तक चेंज होती है। कृषि को छोड़ करके दूसरे व्यवसायों को करने लगते हैं और नगरों में रहना प्रारंभ कर देते हैं। खुद को शहर वाला, जो नगरीय कहलाना पसंद करते हैं, यानी कि खुद को ऐसा कहलाना पसंद करते हैं कि हाँ हम शहर के लोग हैं, ये चीज़ फीलिंग भी आती है। तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है नगरीकरण अकॉर्डिंग टू ब्रीज। गोल्ड और कॉब ने कहा था कि नागरिक जीवन संबंधी व्यवहार का ग्रामीण समुदाय पर प्रसार हो जाने का नाम है नगरीकरण। नागरिक जीवन संबंधी, देखो इन्होंने नगर को सिटीजनशिप से जोड़ दिया। तो जो नगरीय जीवन है उसका जो व्यवहार है वो आ जाए गांव में। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा नगरीकरण। ये गोल्ड और कॉब ने बताया था। तो ये तो हो गई परिभाषा। अब थोड़ा सा देखते हैं नगरीकरण की विशेषताएं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि विशेषताएं पता होंगी तभी तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान पाएंगे। तो
नगरीकरण की जो पहली विशेषता है वो ये है कि नगरीकरण की प्रक्रिया में एक तो लोग गाँव से शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है। गाँव में पहले रह रहे थे, फिर रोजगार के अवसर ज़्यादा मिल रहे हैं या कोई और रीज़न, तो शहरों की तरफ जा रहे हैं और नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, नगरों के आकार में भी वृद्धि होती है। तो इस यहाँ पर दो कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग पलायन करते हैं। कल भी मैंने इस बात की चर्चा की थी, तो आज थोड़ा सा समझा ही देती हूँ। वो दो कारण होते हैं, एक तो कहलाता है पुश फैक्टर, एक कहलाता है पुल फैक्टर। ये पूछ सकता है एग्जाम में, समझ लीजिएगा। पुश फैक्टर मतलब धक्का दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती लोगों को मजबूरी में लोग जा रहे हैं, ऐसे ऐसे रीज़न जिससे कि मजबूरी में जाना पड़े, पुश कर रहे हैं, मतलब उनको मजबूरी है कि उनको जाना ही पड़ेगा। और पुल फैक्टर मतलब उनको कुछ लालच दिखा करके अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना। तो आकर्षण करने वाले जो कारक होते हैं वो पुल फैक्टर, और जहाँ पर मजबूरी की फीलिंग आए वहाँ पर पुश फैक्टर। अब जैसे गांव में बहुत ज़्यादा गरीबी है, किसी के पास काम नहीं है, बेरोजगारी है, तो ये क्या है, ये मजबूरी है लोगों के पास कि लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। और शहरों में रोज़गार के अवसर हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, वहाँ पे ये है वो है, सारी चीज़ें जो हमें आकर्षित करती हैं। तो ये आ जाएगा पुल फैक्टर में कि हमने देखा और हमारे मन में एक आकर्षण उत्पन्न हुआ और हम वहाँ गए, तो ये पुल फैक्टर है। और अगर हमारे पास कोई मजबूरी है कि हमें काम नहीं मिल रहा है, हम बहुत गरीब है, इस वजह से हम जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा कि हमें पुश किया जा रहा है। गाँव में वो चीज़ अवेलेबल होती तो हम वहाँ पर नहीं जाते। तो ये दोनों फैक्टर काम करते हैं पलायन के लिए। तो एक तो पलायन की प्रक्रिया है, दूसरे नगरीकरण की प्रक्रिया में जो गांव होते हैं वो धीरे धीरे नगरों में बदल जाते हैं। देखो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं कि गांव नगरों में। पहले गांव बनता है कस्बा, फिर कस्बे से वो छोटा नगर और उसके बाद फिर वो बड़ा नगर, या जिसको कह सकते हैं कि महानगर में बदल जाता है। फिर लोग जो होते हैं पहले जहाँ पर कृषि ज़्यादा कर रहे होते हैं वहीं पर वो व्यवसाय को अपनाने लगते हैं, मतलब कृषि कार्यों को छोड़ करके व्यवसाय की तरफ लोगों का झुकाव हो जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि नगरों की खुद की अपनी एक लाइफस्टाइल होती है और उस लाइफस्टाइल को गांव के लोग अपनाते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो लाइफस्टाइल है, यानी कि नगरों की खुद की अपनी एक जीवन विधि होती है जिसको लुईस विर्थ ने नाम दिया था नगरवाद। नगरवाद क्या है? नगरीय जीवन की पद्धति, जिसको उन्होंने नगरवाद का नाम दिया था कि उनकी खुद की अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है। लोग जैसे गांव की एक अपनी जीवन विधि होती है, वैसे ही शहरों की भी अपनी एक जीवन विधि होती है जिसको नगरवाद नाम दिया लुईस विर्थ ने। तो ये सारा कुछ होता है इस नगरीकरण की प्रोसेस में। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो नगरों की संख्या है वो है 7,935। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16% और नगरीय दशकीय वृद्धि रही है 31.80%। नगरीय जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है काफ़ी ज़्यादा हुई है, मतलब ग्रामीण की अपेक्षा नगरीय जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई है। कुल जनसंख्या में अगर हम इनकी संख्या देखें तो वो है 37.71 करोड़, ये नगरीय जनसंख्या है कुल जनसंख्या का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट फैक्ट थे, मे भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। तो ये तो हो गया नगरीकरण का अर्थ, नगरीकरण की विशेषताएं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि नगरीकरण कैसे प्रभावित करता है संस्थाओं को या समाज को या संरचना को। तो पहला जो इम्पैक्ट होता है वो है कि सामाजिक संस्थाएं जो हैं, जो भारतीय सामाजिक संस्थाएं हैं, उन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जैसे कल मैं औद्योगिकीकरण का समझा रही थी, तो वहाँ भी यही चीज़ थी और सेम चीज़ नगरीकरण के साथ में हुई है। परिवार, विवाह, जाति, ये जो 3 संस्थाएं हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। ये जो भी प्रोसेस रहा है नगरीकरण का, औद्योगिकीकरण का, या जो भी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर के जो प्रक्रियाएं हुई हैं उन सब का। परिवार टूटे हैं, एकाकी परिवारों की संख्या बढ़ी है,
विवाह में भी अब लोग थोड़ा सा स्वेच्छाचारी हो रहे हैं, तो तलाक की प्रवृत्ति बढ़ी है, विवाह विच्छेद वाली प्रवृत्ति बढ़ी है, लिव इन रिलेशनशिप वाली प्रवृत्ति को भी देखा जा सकता है नगरीय प्रक्रिया में। और जाति के जो बंधन है वो काफ़ी ज़्यादा शिथिल हुए हैं। जातिगत गतिशीलता, अगर हम वैवाहिक बंधनों को छोड़ दें तो बाकी नियमों को अब जाति के जो नियम हैं उनको लोग नहीं मान रहे हैं। जैसे खान पान है तो कुछ सब लोग एक साथ में बैठ के खा पी सकते हैं और एक साथ में रहते हैं हर कास्ट के लोग, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती। तो ये 3 संस्थाएं बहुत प्रभावित हुई हैं। दूसरा इम्पैक्ट देखने को मिला है, ग्रामीण समुदायों की आत्मनिर्भरता कम हुई है। जो ये नगरीकरण का प्रोसेस है, इससे पहले क्या होता था कि जो गाँव के लोग होते थे तो वो अपनी आवश्यकताएं अपने गाँव में ही पूरा कर लेते थे, या ज़्यादा हुआ तो किसी पड़ोसी गांव से हेल्प ले ली, लेकिन शहरों की तरफ नहीं जाते थे। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है नगरीकरण का, इसमें गांव के लोगों का नगरों के लोगों से इंटरेक्शन हुआ, उनसे वो लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनकी खुद की जो आत्मनिर्भरता है वो ख़त्म हो रही है। अब जो उनकी चूँकि कृषि में जो वो कार्य कर रहे हैं, तो पहले जहाँ हाथ से कार्य होता था वहीं पर अब कृषि में भी यंत्र आ गए, मशीनें आ गई, तो वो सारी चीज़ें लेने के लिए उनको शहरों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा। और जो रासायनिक उर्वरक हैं या जो भी चीज़ें हैं, प्लस जो विपणन करना है, उनको बेचना है, तो मंडियाँ शहरों में ही हैं। तो जो आत्मनिर्भरता है गाँव की वो ख़त्म हो रही है। तीसरा प्रभाव देखने को मिला है, गैर कृषि व्यवसायों को प्रोत्साहन मिला है। मतलब पहले जहाँ कृषि ही मुख्य व्यवसाय हुआ करती थी, वहीं पर छोटे छोटे उद्योग धंधे या बड़े बड़े उद्योग धंधे या फिर एक जो सेवा क्षेत्र है वो उभर करके सामने आया है। तो गैर कृषि व्यवसायों को प्रोत्साहन मिला है। अब लोग सिर्फ खेती ही नहीं कर रहे हैं, गाँव में भी बहुत सारे व्यवसाय लोग कर रहे हैं, और शहरों में तो कृषि कोई करता ही नहीं है, मेनली तो देखा जाएगा। तो चौथा प्रभाव है, धार्मिक जो संस्थाएं हैं उन पर पड़ा है कि धार्मिक रूढ़िबद्धता कम हुई है। जहाँ पहले धार्मिक अंधविश्वास ज़्यादा होता था, वहाँ पर अब लोग तार्किक सोच को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। जो साइंस के द्वारा प्रूफ हो सकता है उसी चीज़ को लोग मानते हैं। धार्मिक रूढ़िबद्धता काफ़ी हद तक कम हुई है। इसका एक दूसरा प्रभाव भी है कि जहाँ धार्मिक रूढ़िबद्धता या अंधविश्वास कम हुआ है, वहीं पर कहीं कहीं धार्मिक संप्रदायवाद की भावना ने भी जन्म लिया है। तो ये भी एक प्रभाव है। पांचवी चीज़ है, व्यक्तिवादिता और तार्किक सोच को प्रोत्साहन मिला है। मतलब कि जो व्यक्ति की खुद की एक स्वेच्छाचारिता वाली फीलिंग होती है, उसको बढ़ावा मिला है। वो समाज के बंधनों को उतना ज़्यादा अब नहीं मानता है। अगर तार्किक बंधन है तब तो मानेगा, वरना फिर उनको वो तोड़ता भी है। तो व्यक्तिवादिता और तार्किक सोच को प्रोत्साहन मिला है। तो ये सारे इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। तो ये तो हो गए जो मुख्य हम कह सकते हैं प्रभाव। इसके अलावा कुछ ऐसी समस्याएं या कुछ ऐसे परिणाम भी देखने को मिले हैं जो कि अत्यधिक नगरीकरण के कारण उत्पन्न हुए हैं। मतलब जब नगरों में जनसंख्या भर भर के जा रही है और नगरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याओं ने भी जन्म लिया है। तो ये परिणाम कहे जा सकते हैं कि अत्यधिक नगरीकरण के परिणाम है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई नगर बसाया गया, अब वहाँ पर जो सुविधा है वो अवेलेबल है 100 लोगों के लिए, व्यवस्था है 100 लोगों के लिए, और वहाँ पर भरे जा रहे हैं 1000 लोग, तो वो कैसे रहेंगे? तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कौन कौन से परिणाम, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि अत्यधिक नगरीकरण के कारण उत्पन्न हुई हैं? तो पहली चीज़ तो है कि आवास की समस्या। देखो, जैसे 100 लोगों के लिए सरकार ने आवास, सपोज किसी ने कोई नगर बसाया, 100 लोगों के लिए आवास बनवाया, वहाँ पे लोग 1000 हैं, तो बाकी लोग 900 कहाँ रहेंगे? तो वो झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं अपना, और इस तरीके से गंदी बस्तियों का विकास होता है। जो आपने देखा होगा, हर एक महानगर में झुग्गी झोपड़ियों का एक अपना ही अलग एरिया होता है, वहाँ पे बहुत सारा एक बहुतायत में होता है, स्लम्स जिसको बोलते हैं, तो उसमें हुआ है। तो आवास की पहली समस्या है कि जो जितने भी ज़्यादातर लोग हैं उनके पास आवास की सुविधा अवेलेबल नहीं है, जो जाते हैं गांव से पलायन करके, उनके लिए। दूसरा परिणाम देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हुई है और निर्व्यक्तिकरण हुआ है। मतलब जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और बहुत ज़्यादा लोगों का एक समूह हो जाता है, तो वहाँ पर पर्सनल चीज़ें नहीं रहती हैं फिर,
जो एक पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं, वो नहीं रह जाते हैं। तो ये कुछ देखने को मिला है। तीसरा परिणाम है पर्याप्त स्वच्छ जल की आपूर्ति का अभाव। पीने के पानी की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखने को आ रही है। और ऐसे जो भी एरियाज़ हैं, जैसे स्लम्स हैं और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, वहाँ पर पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती, जहाँ भी जनअधिक के अधिक होगा और रहन सहन की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, पीने का पानी साफ़ नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो आएंगी ही। तो बीमारियों का घर हो जाता है वो एरिया। पांचवी चीज़ है कि जब लोगों को ये सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उनको लगता है कि फिर किसी तरीके से छीनो, समाज से ये सारी सुविधाएं छीनो, तो अपराध बढ़ते हैं, सामाजिक विघटन होता है और अपराध बढ़ते हैं। तो अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। छठा परिणाम देखने को मिला है कि यातायात, शिक्षा, प्रशासन और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है। जब बनाया गया था कम लोगों के लिए और वहाँ पर जनाधिक्य बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा नगरीकरण हो गया है, तो जो व्यवस्था थी, व्यवस्था तंत्र है, वो विफल हो जाता है। और फिर यातायात संबंधी, चाहे वो शिक्षा संबंधी हो, चाहे प्रशासन और सुरक्षा संबंधी हो, वो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। तो ये सारे परिणाम हमें देखने को मिले हैं अति नगरीकरण के परिणाम स्वरूप। तो ये हो गए प्रभाव और अति नगरीकरण के परिणाम की। ज़्यादा नगरीकरण होगा तो क्या चीज़ होगी, क्योंकि कहते हैं ना अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो ये हो गया नगरीकरण का। थोड़ा सा हम देखते हैं नगरीकरण के सिद्धांत, कुछ सिद्धांतकारों ने बताए हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा डेप्थ में यहाँ से पूछता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आपको थ्योरी समझाने की कोशिश भी नहीं करी है। वन लाइनर में एक तरीके से कह सकते हैं कि रटने वाली चीज़ें यहाँ से ज़्यादा पूछता है, तो आप भी वैसे ही इस चीज़ को याद करिएगा। तो पहला सिद्धांत है संयोजनात्मक सिद्धांत, जो कि दिया था गैने ने। दूसरा है नगरीय पुनर्चक्रण सिद्धांत, ये दिया था डेविड हार्वे ने। तीसरा है नगरीय नवीकरण सिद्धांत, रूथ ग्लास ने दिया था। चौथा है ये टी.जी. मैकगी थे। इन्होंने तीसरी दुनिया के नगरीकरण को, तीसरी दुनिया बोलते हैं जो पिछड़े देश होते हैं उनको बोला जाता है, तो उनको बोला है स्यूडो अर्बनाइजेशन, यानी छद्म नगरीकरण। छद्म नगरीकरण क्यों? क्योंकि नगरीकरण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो एक तरीके का झूठा नगरीकरण, दिखावे का नगरीकरण यहाँ पे हो रहा है तीसरी दुनिया यानी पिछड़े देशों में। ये बोला है टी.जी. मैकगी ने। स्यूडो अर्बनाइजेशन ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो इन्होंने कहा था कि नगरीकरण एक बलून की तरह यानी गुब्बारे की तरह है, जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना अर्थ भरता है। अपना अर्थ मतलब अपने ही तरीके से उसको परिभाषित किए जा रहे हैं हर एक समाज विज्ञानी। ये चीज़ इन्होंने बोली थी टी.जी. मैकगी ने। पैट्रिक गेडिस ने नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उनके पतन का परिचायक माना। मतलब जब नगरों का जो एक एरिया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है वहाँ की, पहले 1 लाख फिर 10 लाख फिर अरबों खरबों तक, जब वो एकदम जब जनसंख्या एकदम कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई नगरों की, तो उसको इन्होंने कहा है कि फिर वहाँ पर पतन प्रारंभ हो जाता है। जब लाखों में जनसंख्या हो गई और सारी व्यवस्था बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तब वहाँ पर पतन होना शुरू हो जाता है नगरों का। और उन्होंने माना था कि ये जो नगर होते हैं ये फिर अत्याचारी नगर और मुर्दों के नगर बन जाते हैं। ये बोला था पैट्रिक गेडिस ने। लुइस विर्थ ने घेटो की अवधारणा, घेटो जो बस्तियां होती हैं एक एथनिक, उनको बोला था। ये बोला था शिकागो के अध्ययन में इन्होंने यूज़ किया था। क्लिफोर्ड शॉ ने एक टर्म दी थी शहरी शैतान, द जैक रोलर में। और बर्गिल ने ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम नगरीकरण कहा था। तो ये कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं जो कि मे बी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, बट इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देते हैं। तो ये करेंगे, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।